हेलो एवरीवन, मैं दुष्यंत सिंह। भारतीय संविधान की जो दूसरा अध्याय है वो गतिमान है और दूसरे अध्याय के क्रम में ये इस अध्याय का दूसरा वीडियो है और इस क्लास में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उद्देश्य प्रस्ताव के विषय में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत की संविधान सभा में कौन कौन से परिवर्तन हुए उनके विषय में बात करेंगे। इसके अलावा भारत की जो संविधान सभा थी उसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए उनके बारे में, और अंत में हम बात करेंगे भारत की जो संविधान सभा थी उसकी कौन कौन सी समितियां थीं उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव। जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव जो था, इसके अंदर भारत की जो संवैधानिक संरचना है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, उसका ढांचा एवं इसका जो मूल दर्शन है, इसका जो मूल उद्देश्य क्या है, उसकी कहीं ना कहीं एक झलक इस उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर दिखाई देती है। क्योंकि यही जो उद्देश्य प्रस्ताव जिसे संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पढ़ा गया था या प्रस्तुत किया गया था, आगे चलकर जब भारत का संविधान निर्मित हुआ तो यही उद्देश्य प्रस्ताव कहीं न कहीं परिवर्तित होकर भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में बदल गया। 22 जनवरी 1947 को सभी लोगों की सम्मति से इसे स्वीकार कर लिया गया। किसको? उद्देश्य प्रस्ताव को। और इसके परिवर्तित स्वरूप से ही संविधान की क्या बनी? प्रस्तावना बनी। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि जो उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य कथन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था, तो आगे चल के जब भारत का संविधान बना था, संविधान का निर्माण हुआ था, तो जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, वो प्रियम्बल इसी उद्देश्य कथन का परिवर्तित रूप है। अब बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत की संविधान सभा में कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन हुए। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा मुख्यतः 3 परिवर्तन देखे गए। पहला परिवर्तन था कि संविधान सभा को पूरी तरह से संप्रभुता संपन्न बॉडी बना दिया गया, संप्रभुता संपन्न निकाय बना दिया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। पहला परिवर्तन क्या था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का पहला परिवर्तन जो संविधान सभा के ऊपर देखने को मिला वो ये था कि जो संविधान सभा थी उसको पूरी तरह से संप्रभुता संपन्न निकाय बना दिया गया। संप्रभुता संपन्न का अर्थ यह है कि भारतीय संविधान सभा को पूरी छूट दे दी गई कि वो अपनी मर्जी से यानी स्वेच्छा से कोई भी संविधान का निर्माण कर सकती थी। इसके अलावा जो दूसरा परिवर्तन, मुख्य परिवर्तन हुआ था वो था संविधान सभा। संविधान सभा को विधायिका का रूप दे दिया गया। संविधान सभा को विधायिका बना दिया गया और विधायिका के 2 प्रमुख कार्य थे। क्या थे? कि वो संविधान का निर्माण कर सकती थी। संविधान सभा को क्या बना दिया गया? विधायिका बना दिया गया। और विधायिका 2 प्रमुख कार्य कर सकती थी। वो कौन कौन से थे? संविधान का निर्माण कर सकती थी और देश के लिए विधि निर्मित कर सकती थी। विधि का अर्थ यहाँ कानून से है, यानी जो संविधान सभा थी उसको विधायिका बना दिया गया। अब विधायिका क्या कर सकती थी? भारत के लिए किसी भी संविधान का निर्माण कर सकती थी। इसके अतिरिक्त देश के लिए विधि निर्माण भी जो है संविधान सभा कर सकती थी। तीसरा परिवर्तन जो था, जैसा कि आप पूर्व में पढ़ चुके हैं कि जो मुस्लिम लीग थी उसने संविधान सभा का समर्थन नहीं किया था, क्योंकि मुस्लिम लीग अपने लिए एक अलग से संविधान सभा बनाना चाहती थी, अपने लोगों की एक अलग से संविधान सभा और एक अलग संविधान का निर्माण करना चाहती थी। इसलिए जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो संविधान सभा से अलग हो गए थे। इस कारण जो संविधान सभा की सदस्य संख्या थी वो कितनी रह गई थी? 299 रह गई थी। ठीक है, तो ये हो गए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारतीय संविधान सभा पर जो मुख्यतः परिवर्तन देखने को मिले थे। ठीक है, अब आते हैं संविधान सभा द्वारा और कौन कौन से मुख्य कार्य किए गए।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा झंडा है, वो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अब एक प्रश्न ये भी आ जाता है राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित कि जो राष्ट्रीय ध्वज था, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो था, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था एक व्यक्ति थे, पिंगली वेंकैया। राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया गया था वो पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था। और जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा वो 3:2 के अनुपात में विभक्त है। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई 3 और चौड़ाई 2 के अनुपात में दी गई है। बाकी आप इसके विषय में जानते ही हैं, ठीक है। कलर्स के बारे में आपको पता ही होगा, ये बेसिक सी नॉलेज है। अब अगला आता है कि राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता, राष्ट्रमंडल में भारत की जो सदस्यता थी उसको, यानी उस पर मोहर लग गई मई 1949 को। मई 1949 को भारत जो था राष्ट्रमंडल का सदस्य बन गया। इसके अलावा राष्ट्रगान, जो हमारा राष्ट्रीय गान है, वो संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। प्रश्न आता है राष्ट्रगान किसने लिखा? तो राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ये मूलतः बंगला भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में लिखा गया था? बंगला भाषा में राष्ट्रगान लिखा गया था। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जाता है राष्ट्रगान से संबंधित, वो कौन सा है कि जो हमारा राष्ट्रगान था वो सर्वप्रथम कब गाया गया था? हमारा राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो ये जो गाया गया था वो गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। 27 दिसंबर 1911 के दिन हमारा राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था। और कहाँ गाया गया था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसके कोलकाता अधिवेशन में। वैसे ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आप मॉडर्न हिस्ट्री वाला सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें आपको और विस्तार से देखने के लिए मिल जाएंगी, लेकिन जो कॉमन सी चीज़ें हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता चल रहा हूँ। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कहाँ गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया गया था, ठीक है। इसके बाद में आता है राष्ट्रीय गीत। हमारे राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। ये भी यानी राष्ट्रगान राष्ट्रगीत दोनों एक साथ ही 24 जनवरी 1950 को ही भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाए गए थे। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रगान जो हम अक्सर तौर पर स्कूलों में गाया करते हैं, जनगण मन से प्रारंभ होता है। और जो हमारा राष्ट्रगीत है वो वंदे मातरम है। हमारा जो राष्ट्रगीत है वो क्या है? वंदे मातरम है। वंदे मातरम है जो हमारा राष्ट्रगीत है। इसके विषय में भी थोड़ी सी कॉमन जानकारी आप ले सकते हैं कि जो वंदे मातरम है वो किसने लिखा था? हमारा जो राष्ट्रगीत है वो किसने लिखा था? ये लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक पुस्तक लिखी थी, ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है आनंद मठ। क्या है? आनंद मठ। और ये पुस्तक कब लिखी गई थी? 1882 में प्रकाशित की गई थी आनंद मठ। इसी आनंद मठ में जो वंदे मातरम है ये देखने को मिलता है। अगर इस ग्रंथ के आधार पर बात करें, आनंद मठ के आधार पर बात करें, तो इस आनंद मठ ग्रंथ में भवानंद नामक व्यक्ति के द्वारा जो हमारा वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है वो गाया गया था। इसी आनंद मठ ग्रंथ से वंदे मातरम शीर्षक से जो गीत लिखा गया था उसे भारत की संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दे दी गई, या भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपना लिया गया। इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वसम्मति से भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुन लिए गए। अब आता है कि
भारत का संविधान निर्मित करने में संविधान सभा को जो समय लगा था वो लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय भारत का संविधान निर्मित करने में संविधान सभा को लगा था। और इस समय अंतराल में यानी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के अंतर्गत संविधान सभा की जो बैठकें हुई थी वो हुई थी 11 बैठकें। संविधान सभा की बैठकें कितनी हुई थी? 11 बैठकें हुई थी। और इस संविधान को निर्मित करने का जो खर्च था उस समय के हिसाब से लगभग 64 लाख रुपए आया था। इसका जो खर्च आया था वो 64 लाख रुपए आया था। संविधान सभा के जो सदस्य थे, संविधान सभा निर्मित करने वाली जो संविधान सभा जो निर्मित की गई थी उस समिति में जितने सदस्य थे उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों से क्या किया था? हमारे देश के संविधान में जो प्रमुख चीज़ें बोली थी, यानी कि 60 देशों के संविधानों का लगभग अवलोकन करने के बाद में हमारे संविधान का निर्माण हुआ था। अब संविधान सभा में जो संविधान का प्रारूप था उस पर जो विचार किया गया था, बहस की गई थी, वो लगभग 114 दिन संविधान के प्रारूप पर बहस चली। उसके बाद में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और उसी अंतिम बैठक में जो आपको दिख रहा होगा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सारे जो पॉइंट आप पहले पढ़ चुके हैं, ये अंतिम बैठक में ही राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया, अंतिम बैठक में ही राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी अंतिम बैठक में ही भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। अब जो संविधान सभा थी उसने अंतरिम संसद के रूप में 26 जनवरी 1950 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। यानी हमारी संसद का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन जो संविधान सभा थी उसी को अंतरिम संसद के रूप में कार्य करने के लिए कहा गया। तो जो अंतरिम संसद के रूप में भारत की संविधान सभा ने कार्य करना प्रारंभ किया था वो 26 जनवरी 1950 से कार्य किया था। और कब तक कार्य किया था उसने? जब तक 1951-52 में जो प्रथम आम चुनाव हुए थे भारत में, 1951-52 में जो प्रथम आम चुनाव हुए थे, उन आम चुनावों में जो नई संसद का निर्माण हुआ था, आम चुनावों के फलस्वरूप जो नई संसद का निर्माण हुआ था, तब तक भारत की संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। आप समझते हैं, मतलब आप समझ गए होंगे कि भारत की संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना कब से प्रारंभ किया था? 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी 1950 से। और कब तक किया था? जब तक भारत के प्रथम आम चुनाव हुए थे 1951-52 में, और उन आम चुनावों के बाद में जो भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ था, तब तक भारत की संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। तो अब आती है 17 अप्रैल 1952। 17 अप्रैल 1952 को भारत की जो अंतरिम संसद थी, जो भारत की संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी, उसको समाप्त कर दिया जाता है। मई 1952 में पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आ जाती है। यानी 1951-52 के जो चुनाव थे उनके फलस्वरूप मई 1952 में पहली बार निर्वाचित होकर के जो संसद है, हमारी पहली संसद थी, वो अस्तित्व में आ जाती है। इसके बाद में बात करते हैं संविधान की समितियों के बारे में, संविधान सभा की समितियों के बारे में। संविधान सभा की जो समितियां हैं उनको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, बड़ी समितियां और छोटी समितियां। बड़ी समितियां एवं छोटी समितियां। तो बड़ी समितियों से अक्सर करके परीक्षाओं में सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि संघीय जो शक्ति समिति थी, संघ शक्ति समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतों की जो संविधान समिति थी, उसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। और प्रारूप समिति, यानी जो इसका जो प्रारूप तैयार किया गया था, भारतीय संविधान का जो एक प्रारूप तैयार किया गया था, परपोमा तैयार किया गया था, उस समिति के अध्यक्ष थे PR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मूल अधिकार अल्पसंख्यक परामर्श समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों से संबंधित जो परामर्शदात्री समिति थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल।
मूल अधिकारों की उपसमिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। मूल अधिकारों की उपसमिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। संचालन समिति, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात करते हैं संविधान की छोटी समितियों के विषय में। तो संविधान सभा के जो कार्यों संबंधी समिति थी, संविधान सभा के जो कार्य थे उनको करने संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष चुने गए थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर के.एम. मुंशी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के.एम. मुंशी। सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया। सदन समिति के अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया। और राष्ट्र ध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।